हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे बीपीएससी मेंस में जो लोग सफल होने वाले हैं और उसके बाद जो इंटरव्यू देंगे 78 बीपीएससी का, खास करके उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है और किस प्रकार से आप इंटरव्यू की तैयारी करें, क्योंकि इंटरव्यू के बारे में कहा जाता है कि बहुत कम समय में आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और ये भी कहा जाता है कि अगर आपने अच्छी से तैयारी नहीं की है तो बहुत कम समय में आपके कई अच्छे अच्छे खासे मार्क्स कट भी सकते हैं। जैसे कि मैं अगर व्यक्तिगत अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूं कि मैंने 60-62 में पहला इंटरव्यू दिया था, तो उसमें मुझे कम मार्क्स मिले और जिसके कारण मेरा रैंक काफ़ी पीछे हो गया। हालांकि सिलेक्शन हुआ था उसमें भी, लेकिन फिर पुनः जब मैंने 63rd में जो इंटरव्यू दिया तो उसमें इंटरव्यू के मार्क्स के कारण मेरा जो रैंक था वो टॉप 15 में था। तो ये स्पष्ट दिखाता है, बताता है कि इंटरव्यू का मार्क्स कितने मायने रखते हैं। हालांकि आपका मेन जो रैंकिंग डिसाइड होता है वो आपके जो मेंस के मार्क्स हैं प्लस इंटरव्यू के मार्क्स हैं, दोनों मिल के डिसाइड करता है। लेकिन मेंस में एक एक मार्क्स लाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है और एवरेज मार्क्स टॉपर्स के ऑलमोस्ट 5 to 10 के रेंज में ही होते हैं, मतलब डिफरेंस ऑफ मार्क्स। लेकिन यहाँ पे आपको ये देखने की ज़रूरत है कि इंटरव्यू में बहुत कम समय में बहुत अच्छा मार्क्स आप ला सकते हैं। तो उसी के संबंध में मैं अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा और ये चीज़ बताने का प्रयास करूँगा कि क्या गलती मैंने की जो आपको नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ मैंने अच्छा किया जो कि मेरे लिए वर्क किया जो आप भी कर सकते हैं। हालांकि हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है पढ़ने का, तैयारी करने का, लेकिन वो कोर जो चीज़ें होती है, जो फंडामेंटल चीज़ें होती है वो कॉमन होती है। तो इंटरव्यू के बारे में सबसे पहली चीज़ जो आपको वर्क करना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब आप मेंस क्लियर कर लिए हैं तो आपके पास अच्छी खासी नॉलेज पहले से है, तो सिर्फ आपको कुछ चीज़ें जो है, कुछ डायमेंशंस जो है अपने नॉलेज में ऐड करना है जो कि इंटरव्यू में आपको काम आ सके। तो इंटरव्यू में नॉलेज से ज़्यादा जरूरी आपका जो कॉन्फिडेंस है, जो आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, जो आप वहाँ पे अपने चीज़ों को बताते हैं, रखते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ कि मेंस काफ़ी समय बीत चुका है 78 मेंस का, और अगर आप टच में नहीं हैं जो मेंस के सब्जेक्ट्स रहे हैं या फिर जो करंट अफेयर्स रहा है, तो उनको पुनः एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें। लेकिन उसके साथ साथ जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करें कि जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं या जो भी टॉपिक जिसके बारे में आपको अच्छी खासी नॉलेज है या जिस पे आप बोल सकते हैं, तो मिरर के सामने, आईने के सामने जो है प्रत्येक दिन बोलना शुरू करें। ये मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ थी जो मुझे इंटरव्यू में अपने मार्क्स इंप्रूव करने में काफ़ी हेल्प किया। तो आप मिरर के सामने प्रत्येक दिन 1 से 2 घंटे तक जरूर बोलें और उसमें उन चीज़ों को नोट करें कि जब आप बोलते हैं, आई टू आई कांटेक्ट करते हैं खुद से और वहाँ बोलते हैं, तो आपको खुद ब खुद बहुत सारी चीज़ों के बारे में लगेगा कि मुझे किन चीज़ों पर वर्क करने की ज़रूरत है, कहाँ मुझसे मिस्टेक होती है। वो चीज़ लाइव आप अपने आप को देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि कई सारी चीज़ों में आप छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स होते हैं, वो खुद अपना रिकॉर्डिंग करके खुद से देखें और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं या मेंटर हैं या किसी अच्छे कोचिंग के जो गाइड हैं उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के फेज में पहले आप अपनी तैयारी पूरी कर लें और उसके बाद ही किसी मॉक टेस्ट या किसी इंटरव्यू जो आप मॉक के फॉर्म में देते हैं उसके बारे में सोचें। तो चलिए आज हम कुछ स्ट्रैटेजी आपको बताना चाहते हैं कि किन किन चीज़ों को आप तैयार कर लें और किस प्रकार से आप अपने कॉन्फिडेंस को जो है बूस्ट कर सकते हैं, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को, जब आप उन चीज़ों को अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहेगा और काफ़ी अच्छे से कॉन्फिडेंट वे में आप इंटरव्यू हॉल में जाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो कि मैंने पहले बताया भी कि जो आपके बोलने का तरीका है, जो आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, उस पर वर्क करें, क्योंकि नॉलेज आपके पास पहले से है, कुछ चीज़ें आप एडअप कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रत्येक दिन 1 से 2 घंटा आप प्रैक्टिस करें। दूसरी चीज़ कि आपको अपने बारे में जितनी भी चीज़ें, जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं, जैसे कि
एक तो आपका इंट्रोडक्शन होता है, जिसमें आप अपने बारे में, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उसके बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आप बताते हैं। तो उन चीज़ों को अच्छे से एक उसका एक नोट्स तैयार करते हैं, जिसमें जैसे आप मेंस की तैयारी करते हैं और नोट्स बनाते हैं, तो उसी तरह से नोट्स जो है अपने बारे में, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, अपने हॉबी के बारे में, और जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा जगह है उस जगहों पर जो कि काफ़ी फेमस है। कोई मंदिर हो सकता है या किसी प्रकार का जो है दर्शनीय स्थल हो सकता है, कोई जो है पुराने हेरिटेज से रिलेटेड कोई साइट हो सकती है। तो उन चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ लें, उनके बारे में ये भी रिसर्च कर लें कि वो किस एरा में बनाया गया था, किस जो है एम्पायर के द्वारा, राजा के द्वारा, या किस वंश से रिलेटेड वो चीज़ें थी। इसके बारे में अच्छे से आप उनको तैयार कर लें। इसके बाद अगर कुछ जो अच्छे अच्छे फिगर्स हैं, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वहाँ से रिलेटेड, तो उनके बारे में भी अच्छे से ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हो जाती है कि आपको किसी भी पॉइंट पे क्वेश्चन जब अगर पूछा जाएगा तो उससे अगर आप अच्छे से एक्वेंटेड रहेंगे, परिचित रहेंगे, तो वहाँ पे आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे और आपकी इंटरव्यू जो है वहीं से स्टार्ट होती है। उसके बाद ही जो चीज़ आपने बोला उसी से किसी प्रश्न को लेके, किसी पॉइंट को लेके वो आगे बढ़ेंगे। सेकेंड चीज़ आती है, जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है उसके बारे में फंडामेंटल बेसिक चीज़ें क्या, क्योंकि होती ये है कि जैसे आपने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रखा है, जैसे मैंने भी ज्योग्राफी रखा था, क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिफरेंट था, तो मैंने ज्योग्राफी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूँकि छोड़े हुए बहुत सारे दिन हो गए थे, काफ़ी समय बीत गया था, तो उसको मैंने जो फंडामेंटल चीज़ें होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसको दोबारा रिवाइज किया था, जो कि मेरा एक तरह से ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था। उसी तरह से आपकी जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं उनको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लें। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको डेप्थ में पढ़ना है, बट उसमें बहुत सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, फंडामेंटल चीज़ें होती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जैसे थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ते हैं या कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो उसको मैंने देख लिया था। तो उसी तरह से आप भी जो भी ग्रेजुएशन के पेपर हैं उसको अच्छे से देख लें। अब चीज़ें आती हैं कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर में भी ऐसी चीज़ें जो आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से रिलेटेड है, या कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपको आपके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं। तो उस तरह से आपका फेवरेट सब्जेक्ट या तो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट होगा या फिर जनरली आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। तो उन चीज़ों को अच्छे से कवर कर लें, जिससे कि उसमें किसी भी तरह का अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो उसे आप अच्छे से जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आपके पैनल में जो मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, काफ़ी नॉलेज होता है उनको, और उसमें कोई एक व्यक्ति जो है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं। तो अगर आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बैठे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपसे डेप्थ में क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसलिए अपने जो भी पढ़ रखा है मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो उसको अच्छे से ज़रूर देख लीजिए। अब चीज़ें आती है कि कई सारी चीज़ें जो आप बोलते हैं, बताते हैं, तो उनमें ऐसे वर्ड्स का या ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जिससे कि अगर आप क्वेश्चन वहाँ से क्रिएट होता है तो उसको आंसर आप ना दे पाएँ। तो ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी है। आपको अपने इंटरव्यू के दौरान जानबूझकर ऐसे टर्म्स का यूज करना है या इस तरह से आपको अपने आंसर को जवाब देना है, बताना है कि जिसके हर वर्ड से अगर कोई प्रश्न निकलता है या उससे रिलेटेड अगर कोई प्रश्न बनता है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें तो हो गई ऑप्शनल के बारे में, आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के बारे में और आपके अपने सब्जेक्ट के बारे में। अब आ जाती हैं चीज़ें हॉबी। हॉबी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हॉबी में ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि उसके बारे में आपको ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए। हॉबी कोई रैंडम ऐसा चीज़ ना बोल दे जिसके बारे में आप जानते ही ना हो, फंडामेंटल नॉलेज ही आपको ना हो। तो इसलिए इन चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात आती है कि ड्रेसिंग सेंस, क्योंकि जब आप एंटर करते हैं तो किस प्रकार से एंटर करते हैं, कैसे पूछते हैं, आपको जब वो इजाज़त देते हैं तभी आप चेयर पे बैठते हैं, और जब भी आपको आंसर ना आता हो तो किस प्रकार से पोलाइटली आप जो है नो बोलते हैं, ये बताते हैं कि आपको नहीं आता है। तो उन चीज़ों का भी एक विशेष तौर पे ध्यान रखें, उसकी प्रैक्टिस पहले से कर लें, क्योंकि आपका इंटरव्यू मुश्किल से 15 से 20 मिनट तक चलता है और उतने समय तक
जो है आप अपने आप को इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे, जिस प्रकार से आप अपने आप को शो करेंगे इंटरव्यू बोर्ड के सामने, उसी बेसिस पे आपकी मार्किंग होगी। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने अच्छा जवाब दिया, वो आपको लगता है, लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। इसका कारण ये हो जाता है कि जो चीज़ें आपने वहाँ बताई या जिन चीज़ों को आपने एक्सप्लेन किया, हो सकता है कि नॉलेज वाइज या कंटेंट वाइज काफ़ी अच्छा हो, लेकिन जिस तरीके से आपने उन चीज़ों को रखा, प्रेजेंट किया, या फिर किसी चीज़ पे जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो उस क्वेश्चन को किस प्रकार से आपने इंटरप्रेट किया, या तरीका किस तरह का है आपका, लहजा किस तरह का है अगर हिंदी में कहें तो वो चीज़ आपका महत्वपूर्ण हो जाता है आपके मार्किंग के लिए, क्योंकि वहाँ पे म्यूचुअली वो लोग मार्किंग करते हैं प्रत्येक व्यक्ति, और वो एवरेज मार्क जो है आपको मिलता है। तो इस प्रकार से इन छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे तो हमें लगता है कि बहुत कम समय में 15 से 20 मिनट में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, और ये मार्क्स आपके रैंक को काफ़ी इम्प्रूव करेगा, और जो भी सर्विस आप लेना चाहते हैं वो आपको ईजिली मिल जाएगा। तो ये थी बातें। हम लोग अगले वीडियो में एक पार्ट और में मैं कई चीज़ों को कवर करूँगा, और इसके बारे में मैं आपको और चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा।